हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने बीएनएस का सेक्शन नंबर 357 तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम चैप्टर नंबर 26 को आज कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर नंबर 26, ठीक है। इसमें हमने लास्ट में 357 तक कर लिया था। इसमें 7 से 8 सेक्शन बच रहे हैं बस। इसके बाद में जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको आप खुद पढ़ लेना, वो पढ़ाने लायक है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो एक दो चैप्टर्स ही बचते हैं बस, जैसे अपील वगैरह। उसके बाद रेफरेंस वगैरह बचेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको बता देंगे, और जो छोड़ने होंगे वो भी आपको बता देंगे क्या क्या करना है क्या, क्योंकि अननेसेसरी की चीजें पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होता ना। पहले ही बर्डन इतना ज्यादा होता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 358, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट किए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 358 क्या कहता है? पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। यह कहता है कि किसी अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की शक्ति के बारे में बात करता है। जिसको ये जो पहले था सीआरपीसी में, ये था सेक्शन नंबर 319, ठीक है। अब जो है बीएनएसएस में वो है 358, ठीक है। जिसमें कहता है ना कि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को जो है पनिशमेंट देना, तो ये उसी में से है। जैसे कि जो सुखदेव थे, ठीक है, राजगुरु था, भगत सिंह थे, उनको जो है किसी ऑफेंस के लिए वैसे लायबल नहीं ठहराएगा था, लेकिन उनके खिलाफ को ना ही कोई एविडेंस था, तो उनको सिर्फ सेक्शन 319 के आधार पर ही जो है उनको कन्विक्ट किया गया था। देखिए क्या कहता है ये, वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस, जहां किसी अपराध की जांच या विचारण में if it appear from the evidence that any person not being the accused has committed any offense for which such person could be tried टुगेदर विद द अक्यूज। ये कहता है जहां वह व्यक्ति जो है साक्ष्य के दौरान यह पता चलता है कि यह अपराध किसी और व्यक्ति ने किया है, तो उसको भी जो है अभियुक्त के साथ में जो है उसका विचारण किया जा सकता है, या फिर अभियुक्त से अलग होकर के, ठीक है। तो ये कहता है, देखिए जहां पर ये कहता है कि फर्स्ट कहता है कि ट्रायल या विचारण में, पहला कहता है विचारण या जांच के दौरान। जांच के दौरान जो है क्या होता है, जांच के दौरान क्या होता है, साक्ष्य से ये लगता है। दूसरा कहता है साक्ष्य, एविडेंस से, साक्ष्य से यह लगे, यह लगता है कि जो है किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति के साथ विचारण किया। जो व्यक्ति जो है उस समय जो है कोर्ट में क्या है, अक्यूज नहीं है, ना ही उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया, ना कोई एविडेंस वगैरह कुछ नहीं लिए गए उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी जो एविडेंस आए उनसे ये पता चला कि जो वास्तव में अक्यूज है वो कोई और है। तो कोर्ट क्या कर सकती है इसमें, तो कोई ये कहता है कि कोर्ट जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है विचारण स्टार्ट कर सकती है एज ए अक्यूज की तरह, कि वो जो है अक्यूज है, या तो जो अक्यूज है उसके साथ जॉइंटली स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सेपरेट स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, उसको छोड़ करके। जैसे मान लीजिए कि ए एक पर्सन है जिसके खिलाफ जो है कोर्ट जो है ट्रायल चला रही है, लेकिन ट्रायल के दौरान एविडेंस में ये निकल के आ रहा है कहीं पे कि जो है कोई और व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व था ए के साथ में, लेकिन उसको जो है पुलिस ने क्या नहीं बनाया, पुलिस ने उसको अक्यूज नहीं बनाया, तो या फिर उस समय पता नहीं चला, तो कोर्ट जो होगी उस एविडेंस के दौरान भी जो है उस बी नाम के व्यक्ति को जो है अक्यूज बना सकती है इसके साथ जॉइंटली। और यदि कोर्ट एविडेंस में ये निकल कर आता है कि जो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, इसकी जगह पर जो है बी ने ऑफेंस किया था, तो ए की जगह पर जो है बी को भी अक्यूज बना सकती है और इसका ट्रायल स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति अक्यूज के साथ विचारण किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है। टेंशन ना लें, अगली बार से इंग्लिश में लिखूंगा, के साथ विचारण किया जा सकता है, ठीक है।
आगे कहता है वह न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्यवाही कर सकता है। तो क्या कर सकता है कोर्ट? उसके अगेंस्ट में जो है कार्यवाही स्टार्ट कर सकता है, कार्यवाही शुरू कर सकता है। ये था सबसेक्शन 1। ठीक है, कौन सा वाला ठीक है इनमें से? ये चलो यही ठीक है अभी तो ना। उसके बाद सब क्लोज सेकंड कहता है वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट ही मे बी अरेस्टेड और समन। जहां कोई व्यक्ति जो है क्या नहीं करता है, कोर्ट को अटेंड नहीं करता है या कोर्ट में हाजिर नहीं होता है। सेकंड कहता है वेयर ए पर्सन नॉट अटेंडिंग कोर्ट, नॉट अटेंडिंग कोर्ट, वहां पर क्या है, ही मे बी अरेस्टेड और समन। ही मे बी अरेस्टेड मतलब उसको पुलिस ने अरेस्ट किया हो, ही मे बी अरेस्टेड और समन। ठीक है, या फिर उसको जो है समन इशू किए गए हों। एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ फोरसाइट, या फिर जो है परिस्थितियों के अपेक्षा अनुसार हो और उसको सम्मन या गिरफ्तार या सम्मन किया जा सकता है। जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो उनके अनुसार जो है या तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है या फिर उसको सम्मन किया जा सकता है। ये कहता है सब क्लोज 2। जहां कोई व्यक्ति कोर्ट में अपीयर नहीं होता है वहां या कोर्ट ठीक समझे तो सर्कमस्टांसेस के अनुसार जैसे भी केस के हो उनके अनुसार या तो उनको अरेस्ट कर सकती है या फिर जो है उसको सम्मन कर सकता है। ये कहता है सब क्लोज 2। उसके बाद आता है सब क्लोज 3। सब क्लोज 3 कहता है एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट, कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, कोर्ट अटेंड करता है। एक मिनट दोस्तों, ये माइक थोड़ा नीचे है, ऊपर जाता है ना, बार बार में गले पे लग। थर्ड कहता है कि जहां पर कोई व्यक्ति जो है कोर्ट अटेंड करता है, एक मिनट, जहां पर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट अटेंड करता है, although not under arrest or upon a summon may be detained by court for the purpose of inquiry into trial or offense which he appeared to have committed। तो कोर्ट क्या कर सकता है, हाजिर, तो कोर्ट सम्मन या गिरफ्तार या सम्मन नहीं किए जाने पर न्यायालय में हाजिर है। मतलब कि ना तो उसको गिरफ्तार किया गया और ना ही उसको जो है सम्मन किया गया, लेकिन फिर भी वो न्यायालय में हाजिर है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, तो उसको निरुद्ध भी कर सकता है कोर्ट इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। ठीक है, निरुद्ध मतलब डिटेन कर सकता है। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 हो गया। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, वेयर द कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, जहां जो है कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है प्रोसीडिंग करता है जो सबसेक्शन 1 में दे रखा है, तब जो है क्या होगा, देखिए ए कहता है, इसका ए कहता है, फोर्थ का ए क्या कहता है, द प्रोसीडिंग्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड फ्रेश एंड द विटनेस इज रीहेयर्ड। ठीक है, तो क्या कहता है, कार्रवाई जो जिसके खिलाफ, जो उस व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है ना, उनको जो है दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। फ्रेश, एक तरीके से फ्रेश केस चलाया जाएगा। ठीक है, फ्रेश एंड द विटनेस इज रिहार्ड, फ्रेश एंड विटनेस इज रिहार्ड। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग लिख लेना खुद से, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है इस वजह से। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए को जो है, ए के खिलाफ पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट करी गई थी, एविडेंस वगैरह लिए गए, फिर बी को बाद में पता चला कि इसने भी किया, तो क्या करेंगे, जो विटनेसेस हो चुके हैं ना उनको दोबारा से रिकॉल करेंगे और दोबारा से एग्जामिन वगैरह करेंगे, दोबारा से एविडेंस वगैरह लेंगे एक फ्रेश तरीके से। ठीक है, उसके बाद बी क्या कहता है, बी कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द क्लोज ए, खंड 1 के अधीन रहते हुए केस में प्रोसीड इफ एज सच person had been an accused person when the court took cognizance of an offense upon the inquiry trial was commenced। तो ये क्या कहता है कि जहां जो है किसी अन्य व्यक्ति को भी जो है अक्यूज बनाया गया है, उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट किया गया है, तो ये उसी तरीके से माना जाएगा कि कोर्ट ने जब संज्ञान लिया था ना, तो इस बी व्यक्ति के खिलाफ भी जो है कोर्ट ने संज्ञान लिया था, ये कहता है। ठीक है, उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि जो है इसको जो है बाद में जोड़ा गया था, इसके चार्ज भी फ्रेम नहीं, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा केस पर।
अब आते हैं सेक्शन नंबर 359 पर, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये पहले सेक्शन नंबर 320 था सीआरपीसी में, ठीक है। ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करते हैं तब ये बहुत ज्यादातर में तो नहीं काम ही आ जाता है, ज्यादातर जो जितने भी छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं ना उनमें ये बहुत काम आता है। और सच बताऊं, इन्हीं में लोग जो है ना पुलिस वाले को सबसे ज्यादा रिश्वत देते हैं। पुलिस वाले इन्हीं में मांगते हैं, किन्हीं में मांगते हैं? जो कंपाउंडिंग ऑफेंस होते हैं, समझिए एक तरीके से मतलब केस को खत्म कर देना, ये होता है कंपाउंडिंग ऑफेंस। वो होता है जैसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा अपराध हुआ, ठीक है, वॉलंटियरली कॉज हर्ट हो गया, अब उसने जो है एफआईआर दर्ज हो गई, उसकी रिपोर्ट वगैरह बनकर गई, तो क्या करती है कि पार्टी को उसमें राइट होता है कि वो जो है चाहे तो कंपाउंड कर सकती है, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके जो है समझौता कर सकती है। समझौते में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो है थोड़ा बहुत पैसा दे देती है, और कुछ भी नहीं है, यही होता है, ठीक है। तो ये जो है हो जाता है। कुछ ऐसे भी ऑफेंस है इसमें जो कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट हो सकते हैं, जिनको जो है जिनके यदि आपको कंपाउंड करना है, यदि आपको जो है समझौता करना है, तो पहले आपको जो है कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जित उसको हम आगे बताएंगे, अभी पहले देखते हैं हम सब सेक्शन 1 क्या कहता है 359 का, ठीक है। 359 का सब सेक्शन 1 ये क्या कहता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ठीक है। ये क्या कहता है, सब क्लोज 1 देखेंगे इसका। ये कहता है द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, मतलब कि इस सेक्शन के अनुसार जो पनिशेबल है, जो भी दंड पनिशेबल है, जो भी अपराध पनिशेबल है ऑफ द बीएनएसएस सेक्शन, बीएनएसएस 2023 स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टू कॉलम। फर्स्ट टू कॉलम की कहता है, देखिए जब आप इस पेज को देखेंगे तो इसमें टेबल बनी हुई है, इसमें एक है पहले कॉलम में जो ऑफेंस दिया हुआ है, उसके बाद में सेकंड कॉलम में जो है 230 के एप्लीकेबिलिटी दी गई कि कौन कौन से सेक्शन जो है वो दिए गए। फर्स्ट में उनकी परिभाषा है, सेकंड में वो सेक्शन डिफाइन है, सिर्फ नंबर है, ठीक है। तो ये पहले जो दो कॉलम है specified in the first two column of the table next following may be compounded by the person mentioned in the third column of the table। तो टेबल इसमें कुछ इस तरीके से बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में लिखा हुआ है ऑफेंस, जब आप अपने बेरेक्ट में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ऑफेंस, ठीक है। मेनली इसमें लिखा हुआ है सिर्फ सेक्शन का नंबर, मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ सेक्शन नंबर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि थर्ड में लिखा हुआ है हुम पर्सन इट मींस कि कौन करेगा, पर्सन बाय हुम, कि कौन करेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ना, आप लोग देखिए अपने बेरेक्ट में इसी तरीके से लिखा हुआ होगा। तो ऑफेंस में लिखा हुआ है जैसे कि इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेकंड नंबर पे वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को हर्ट करना, ठीक है। ये कितने में है, सेक्शन नंबर 115 में है, 115 के सब क्लोज 2 में है, 115 के सब क्लोज 2। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि वही व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, अपराधों को समन्वय बना सकता है, मतलब कंपाउंड कर सकता है, समझौता कर सकता है, जिस व्यक्ति को जो है हर्ट कॉज हुआ है, जिस व्यक्ति को क्या हुआ है, हर्ट कॉज हुआ है, जिस व्यक्ति को हर्ट हुए मतलब चोट लगी है, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट है, सब फर्स्ट सबसेक्शन में, ठीक है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट चल रहा है ये। तो इसी में इस तरीके से एक टेबल दे रखी है, आप लोग देख लेना, इसको सारे पढ़ाने पॉसिबल नहीं है, जैसे कि इसमें 115 2 122 1 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन प्रोवोकेशन, ठीक है। 122 1 और 122 2 ग्रीवियस हर्ट की भी बात करता है, जो प्रोवोक मतलब अचानक सडनली जो है आपको गुस्सा आ जाता है उसमें। 122 2 में 126 2 127 2 127 3 4 मेनली इसमें बहुत सारे हैं, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये सारे ऑफेंसेस जो हैं, मतलब कि फर्स्ट टू कॉलम के ऑफेंसेस को कौन कंपाउंड कर सकता है, उसके लिए वही व्यक्ति कंपाउंड कर सकता है जिसको जो है चोट लगी हो, या फिर जो थर्ड कॉलम में जो दे रखे हैं उस व्यक्ति के साथ में जो है आप समझौता कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्लोज 2 पर, देखिए क्या कहता है। सब क्लोज 2 देखेंगे, ये क्या कहता है, द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ बीएनएसएस 2023 स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टू कॉलम ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग में। तो ये वही कहता है कि जो फर्स्ट टू कॉलम है, ठीक है,
वो क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंस इज पेंडिंग बाय कंपाउंडिंग बाय पर्सन मेंशन इन द थर्ड कॉलम। कंपाउंडिंग बाय द पर्सन मेंशन इन द थर्ड कॉलम, ठीक है, किसके थ्रू कर सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की परमिशन से करेंगे। और दूसरा किस व्यक्ति के साथ करेंगे, पर्सन मेंशन इन द थर्ड कॉलम, ठीक है, पर्सन मेंशन इन थर्ड कॉलम, ठीक है, जो तीसरे कॉलम में मेंशन किया हुआ है। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट में सेकंड में सिर्फ इतना ही फर्क है, जो फर्स्ट के जो है उनमें जो है बिना कोर्ट की परमिशन के आप जो है समझौता या कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में जो है आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकंड में क्या क्या आता है, देखिए सेक्शन 79 82 का 1, सेक्शन 88 117 का 2, ठीक है, 125 का ए, 125 का बी, 135 306 316 का 2, ठीक है। तो ये सारे ऑफेंसेस जो है किस में आते हैं, ये आते हैं सब क्लोज 2 में, जो है कोर्ट की परमिशन से जो है आप कंपाउंड कर सकते हैं। इसमें से पूछ लेते हैं, तो आप लोग जो है एक बार नजरों में से रखना इन चीजों को, कभी कभी पूछते हैं, वैसे तो आमतौर पर आता नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा एक बार देख के रखना कि कौन सा किस में है, ठीक है। अब आते हैं सब क्लोज थर्ड पर। देखिए थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है जहां कोई अपराध इस धारा के अधीन समनीय है, तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का या ऐसे अपराध का प्रयास जहां अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 के 5 या 190 के अधीन दायी है, समन्वय प्रकार से किया जा सकता है। ये कहता है कि या तो सब क्लोज 1 में या सब क्लोज 2 में कोई भी ऑफेंस है जो कि समनीय है, इट मींस कंपाउंडेबल है, उस ऑफेंस का क्या करना, या तो जो है उसका अबेट करना, या तो उसका अबेट करना या फिर उसका अटेम्प्ट करना, अबेट करना या अटेम्प्ट करना, ठीक है, या फिर जो है सेक्शन के 3 के 5 में, इट मींस कॉमन इंटेंशन, जब हमने पढ़ा था कॉमन इंटेंशन, या फिर 190 अनलॉफुल असेंबली वगैरह के बारे में बात करते, ठीक है, 190 3 के 5, या फिर जो है अबेट या अटेम्प्ट करता है इन ऑफेंस का, जो कि सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 में दे रखे, तो वो भी जो है अपने आप में उनका भी समनीय हो जाएंगे, इट मींस वो भी कंपाउंडेबल होंगे, अबेटमेंट और अटेम्प्ट वो भी क्या होंगे, कंपाउंडेबल होंगे, कंपाउंडेबल होंगे वो ऑफेंस भी जो सब क्लोज 1 में और 2 में है, ठीक है। उसी तरीके से यदि सब क्लोज 2 का है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, 1 का अबेट है या अटेम्प्ट है तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर सब क्लोज 4 पर, सॉरी सब क्लोज 4 का ए। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है, एक मिनट, वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का सम्मन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता वह बालक है या विकृत। देखिए मैं मिटा देता हूं, थोड़ा ऊपर देख लेना आप, ठीक है। 4 का ए, 4 का ए क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति था, ठीक है, जैसे कि मैं हूं, और मैं जो है किसी ऑफेंस का कंपाउंडेबल कर सकता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं, मतलब कि मुझे चोट लगी है, ठीक है, मान लीजिए 115 के 2 में या 1 में जो है मैं कंपाउंडेबल हूं, मैं मतलब कर सकता हूं, तो उसके लिए जो है, लेकिन मैं क्या हूं, या तो मैं चाइल्ड हूं, ठीक है, क्या हूं, चाइल्ड हूं, या फिर मैं क्या हूं, अनसाउंड माइंड हूं, अनसाउंड माइंड हूं, या कहता है तब कोई व्यक्ति जो उसकी तरफ से संविदा करने के लिए सक्षम है, न्यायालय की आज्ञा से ऐसे अपराध का सम्मन कर सकता है। तो क्या करेगा, कोई व्यक्ति जो है क्या है, कंप्लेंट तो है कि वो कर सकते, लेकिन वो क्या है, वो तो चाइल्ड है और दूसरा अनसाउंड माइंड है, दोनों में से कुछ भी है, तो क्या कर सकेगा, जो उसकी जगह पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, ठीक है, जो उसकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो व्यक्ति क्या करेगा, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंड कर सकता है। अच्छा यहां पर अब एक चीज बताना कि क्या जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसके बिहाफ पर, चाइल्ड के बिहाफ पर कोई व्यक्ति, ठीक है, तो क्या वो जो होगा 359 के सब क्लोज 1 में क्या बिना कोर्ट की परमिशन के जो है कंपाउंड कर सकता है, क्या ये जो व्यक्ति है ये कॉन्ट्रैक्ट जो इसकी जगह पर, बच्चे की जगह पर कर सकता है
तो क्या वो सबसेक्शन 1 के जितने ऑफेंसेस हैं उनको बिना कोर्ट की परमिशन के कंपाउंड कर सकता है या नहीं? जबकि सबसेक्शन 1 तो यही कहता है कि बिना कोर्ट की परमिशन के कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कहता है कि उसके लिए आपको जो है कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है, यदि आप किसी के हेयर्स हैं, मतलब उनकी जगह पर संविदा करने के लिए सक्षम है तो। उसके बाद फोर्थ का बी, देखिए फोर्थ का बी क्या कहता है? फोर्थ का बी कहता है कि यदि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, जो व्यक्ति क्या कर सकता था, कंपाउंड कर सकता था, मतलब समझौता कर सकता था। अब उस स्थिति में क्या होता है कि उस कंडीशन में जो उस व्यक्ति के लीगल हेयर्स होते हैं ना, जो सीपीसी में जैसे डिफाइन किया गया लीगल हेयर्स को, उसी हिसाब से जो लीगल हेयर्स होंगे वो क्या कर सकेंगे, वो उसकी जगह पर जो है कंपाउंडेबल उससे या समझौता कर सकते हैं, ठीक है, कंपाउंडेबल हो सकेगा ये भी। कौन करेंगे? एलआरस, उसकी डेथ होने की कंडीशन में, ठीक है, सब क्लोज टू यही कहता है, देखिए पढ़ेंगे एक बार। व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कंपेटेंट टू कंपाउंड ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज डेड, मतलब कि जो कर सकता है कंपाउंडेबल वो क्या है, वो उसकी डेथ हो गई है। एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड इन द सीपीसी of such person may with the consent of the court compound such offense, किसकी परमिशन से? कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट परमिशन। अब इनमें याद रखना, यहां पर जो है कोर्ट की परमिशन सेक्शन 359 के सब क्लॉज 1 में भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो आपको 359 के सब क्लॉज 1 में भी उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर जनरली कोर्ट आपको जाते ही परमिशन दे देगी, उसमें डिनाई नहीं करेगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कभी आप ये सोचे कि 359 के 1 में तो लीगल हेयर्स को परमिशन की जरूरत ही नहीं है, नहीं, आपको जो है फिर भी परमिशन लेनी पड़ेगी यदि आप लीगल हेयर्स है तो, ठीक है। अब आते हैं सब क्लोज 5 पर। सब क्लोज 5 क्या कहता है? व्हेन द अक्यूज्ड हैज कमिटेड फॉर ट्रायल और व्हेन ही हैज कन्विक्टेड एंड एन अपील इज पेंडिंग। ये कहता है कि जहां अक्यूज जो है वो क्या किया जाता है, या तो उसका ट्रायल किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ कहता है जहां पर उसका जो है ट्रायल किया जाता है, यार ये पेन और खत्म हो गया, या तो ट्रायल किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, जहां पर कन्विक्शन की जाती है, दो चीजें हैं, ठीक है, कन्विक्शन हो गई या फिर जहां अपील पेंडिंग है। थर्ड कहता है और अपील लंबित है, और क्या है उसकी? अपील पेंडिंग है। अपील उसकी पेंडिंग है, तो उसके तब अपराध का सम्मन यथास्थिति उस न्यायालय की इजाजत के बिना अलाउ नहीं किया जाएगा जिससे वह सुपुर्द किया गया है, जिसके समक्ष अपील सुनी। इट मींस जिस कोर्ट को ट्रायल दिया गया है ना, या तो उस कोर्ट की परमिशन चाहिए आपको, ठीक है, यदि उसका ट्रायल उसको सौंपा गया है तो कमिट किया गया है तो ट्रायल, तो कोर्ट की परमिशन जिस कोर्ट को कमिट किया गया है। और यदि किसी में अपील पेंडिंग है तो अपीलेट कोर्ट को, ठीक है, जिस कोर्ट में अपील है उस कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट को जो है कोर्ट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी कंपाउंड करने के लिए। आया समझ में? ये दो चीजें कहता है। पहला, या तो जो कोर्ट ट्रायल कर रहा है, ट्रायल करने के लिए जिस कोर्ट को कमिट किया है, या तो वो कोर्ट परमिशन देगा, या फिर यदि आप अपील पर हैं और अपील पेंडिंग है तो कौन देगा? अपीलेट कोर्ट आपको परमिशन देगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लोअर कोर्ट को कोई केस जो है सीजीएम ने दिया, ठीक है, उसके बाद में लोअर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, अब उसकी अपील जो है कोर्ट ऑफ सेशन में है, तो कोर्ट ऑफ सेशन यहां पर अपने आप में क्या हो जाएगा? एक अपीलेट कोर्ट हो जाएगा, और उससे जो है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कंपाउंड करने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद कहता है सब क्लोज 6। सब क्लोज 6 क्या कहता है? धारा 442 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का सम्मन करने की आज्ञा दे सकता है जिसका सम्मन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है किसी भी व्यक्ति को जो है कंपाउंड करने की वो दे सकते हैं परमिशन। आई समझ में? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, 442 की मतलब रिवीजन की पावर्स का यूज करते हुए। उसके बाद सब क्लोज 7 है। सब क्लोज 7 क्या कहता है? ऑफ ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड इफ द अक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ ए प्रीवियस कन्विक्शन लायबल आइदर ऑफ इनहांस पनिशमेंट और पनिशमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सच पर्सन। ये कहता है यदि अभियुक्त जो है पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्धित दंड से या फिर भिन्न किस्म के दंड से दंड है तो ऐसे अपराध का संबंध नहीं किया। इट मींस या तो वो किसी प्रीवियस कन्विक्शन है उसको, ठीक है, या तो कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, या फिर जो है कोई डिफरेंट काइंड का उसने ऑफेंस किया हुआ है, तो जो होगा उस कंडीशन में उसको जो है कंपाउंडेबल नहीं किया जाएगा।
उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सब क्लोज 8। 8 क्या कहता है, अपराध के इस धारा के अधीन सम्मन का प्रभाव उस व्यक्ति की दोष मुक्ति होगा जिससे अपराध का सम्मन किया गया है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एमसीक्यू के हिसाब से पूछ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसका इफेक्ट पड़ेगा उस अपराध के अधीन सम्मन का प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज, ठीक है ना, एक्यूटल सॉरी। इसका 8वां कहता है इसका इफेक्ट क्या होगा, जो आपने जो है कंपाउंड किया है इसका इफेक्ट होगा एक्यूटल। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन 9 कहता है अपराध का सम्मन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, जो अपराध का जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे वो इसी सेक्शन के अंडर किए जाएंगे, इससे अलग वो नहीं किए जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए सब क्लोज फर्स्ट इसका कहता है कि कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, सेकंड कहता है कि कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, थर्ड कहता है कि जो सेक्शन सब सेक्शन 1 और 2 है उनका अबेटमेंट अटेम्प्ट ये दोनों भी अपने आप में क्या है, कंपाउंडेबल है। उसके बाद फोर्थ कहता है कि कोई व्यक्ति जो है मर गया है तो उसके लीगल हेयर्स जो है कोर्ट की परमिशन से कर सकते हैं। या फिर ए कहता है फोर्थ का कि जो व्यक्ति जो है क्या है, जो कंप्लेंट तो है लेकिन वो चाइल्ड है या फिर वो अनसाउंड माइंड है, तो उसकी जगह पर जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है वो व्यक्ति जो होगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ क्या कहता है, पांचवा कहता है कि या तो जिस कोर्ट को ट्रायल के लिए कमिट किया गया है, कि मींस कमिट किया गया है, या फिर जो है जिसमें अपील पेंडिंग है, वो दोनों ही कोर्ट, जिसको कमिट किया गया है वो भी और जिसको अपील गई है वो, दोनों में से मतलब जिसके भी समक्ष लंबित है, पेंडिंग है मैटर, वो जो होगी परमिशन दे सकता है कंपाउंडेबल की। उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन 6 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन और जो है हाई कोर्ट जो है वो अपनी पुनर्निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट जो है क्या दे सकता है, सम्मन करने की परमिशन दे सकता है। सम्मन मीन्स कंपाउंडेबल, कंपाउंड करने की, सॉरी कंपाउंडेबल नहीं, कंपाउंड। उसके बाद सेक्शन कहता है सब सेक्शन 7, यदि किसी व्यक्ति को प्रीवियस कन्विक्शन या उसने डिफरेंट काइंड का कोई सेम ऑफेंस किया तो उसको जो है नहीं की जाएगी, कंपाउंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद 8 कहता है कि इसका इफेक्ट जो होगा ना वो दोष मुक्ति होगा, इट मींस एक्यूटल होगा। एक्यूटल और डिस्चार्ज में मैंने आपको फर्क बताया था। अपराध का संबंध इस धारा को बंद अनुसार नहीं किया जाएगा। नौवां कहता है कि जितने भी अपराधों का कंपाउंड होंगे ना वो इसी सेक्शन के अंडर में होंगे, इससे अलग जो है वो नहीं होंगे। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा ज्यादा बोलने की वजह से गला सूख गया है, तो मैं एक और पानी पी के आता हूँ, बस 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों हमने सेक्शन नंबर 360 जो है कंप्लीट कर लिया है, सॉरी 359 जो है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 360, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। इसको मैं अपने नोट से पढ़ा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दूंगा, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए मेनली ये क्या बात करता है, मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि मोटा मोटा इसमें क्या है। ठीक है, आप लोग खुद पढ़ लेना इसको, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो समझ में ना आए आपको। ये कहता है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। फर्स्ट कहता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पीपी होगा और एपीपी जितने भी मैटर्स होंगे, या तो पीपी और एपीपी, ये जो होंगे दोनों की क्या कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से जो है किसी भी मैटर को जो है कोर्ट परमिशन से किसी भी मैटर को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ जजमेंट। ठीक है, कोर्ट परमिशन से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर प्रोनाउंस ऑफ जजमेंट। विड्रॉल, ठीक है, इट मींस यदि जज साहब ने जो है फाइनल ऑर्डर पर रख दी है फाइल को लेकिन उस पर साइन नहीं किए हैं, तब भी जो होगा पीपी और एपीपी जो है कोर्ट की परमिशन से क्या कर सकता है, जजमेंट सुनाने से पहले जो है किसी भी सूट को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। याद रखना इस चीज को कि कब विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी केस को किस स्टेज तक विड्रॉ किया जा सकता है, तो उस केस को जो है बिफोर प्रोनाउंसिएशन ऑफ जजमेंट, उससे पहले जजमेंट सुनाए जाने से पहले आप जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है के अजीत वर्सेस केरला का एक इसमें केस था। ठीक है,
और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, मान लीजिए कि किसी ने जो है विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ का इफेक्ट क्या होगा, विड्रॉ का भी इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए इफेक्ट क्या होगा, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया है, देखिए देखिए दो कंडीशन होती है, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सॉरी दोस्तों, पेन बीच में चलता चलता खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है, एक तो चार्ज फ्रेम होने से पहले और एक चार्ज फ्रेम होने के बाद। यदि जो है आपने विड्रॉ किया, कब किया है, चार्ज फ्रेम होने से पहले ही आपने किया है विड्रॉ, तो उसका इफेक्ट होगा डिस्चार्ज। ठीक है, उसका क्या होगा, डिस्चार्ज। और यदि आपने जो है चार्ज फ्रेम होने के बाद में किया है, तो उसका इफेक्ट होगा एक्यूट। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, आई होप इतनी ज्यादा वो नहीं होगी। अब सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और कहता है, इसका सब क्लोज नंबर ये कहता है, इसका प्रोविजो का वन क्या कहता है, देखिए प्रोविजो का वन 5 बातें कहता है। पहला कहता है कि मेनली आप इतना समझिए कि वो कहता है कि जो भी ऑफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या फिर जो है कोई इन्वेस्टिगेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अधीन हुई है, ठीक है, या फिर जो है तो या फिर क्या है, या कोई यूनियन के अगेंस्ट है, ठीक है, या फिर किसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, तो उस कंडीशन में जो है पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और यदि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अपना पीपी और एपीपी अपॉइंट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो पहले क्या करेगी, वो अपना पीपी या एपीपी अपॉइंट करेगी, और वही जो है नहीं किया है तब उस कंडीशन में परमिशन लेनी पड़ेगी, और किया भी हुआ तब भी कोर्ट की परमिशन चाहिए, कि उसके लिए जो है आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले, तभी जो है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, तो कोर्ट भी जो है उसको विड्रॉ नहीं करेगा। और दूसरा ये कहता है कि कोर्ट अपनी मर्जी से जो है उसको विड्रॉ नहीं करेगा, जब तक कि परमिशन ना मिल जाए कोर्ट ऑफ, जिस भी कोर्ट में वो पेंडिंग है, ठीक है, कोर्ट की। उसके बाद लास्ट इसका सब सेक्शन वो कहता है कि विड्रॉ करने से पहले हमेशा एक बार जो है विक्टिम को जरूर सुना जाएगा। ठीक है, तो विड्रॉ करने से पहले एक बार विक्टिम को जरूर सुना जाएगा। इसमें 4 चीजें हैं, आप लोग पढ़ लेना इसको। इसका प्रोविजो कहता है सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई वापसी अनुज्ञात नहीं होगी। विड्रॉल विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और द विक्टिम इन द केस। इट मींस विक्टिम को जो है उस केस में पहले सुना जाएगा, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 360 कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 361, जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। ये कहता है यदि किसी जिले में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सामने अपराध की किसी जांच या विचारण के दौरान उसे ऐसा साक्ष्य प्रतीत होता है कि उसके आधार पर यह उपधारणा की जा सकती है कि उसे मामले का विचारण करने, ये कहता है मामले का विचारण करने या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है। ये कहता है देखिए, यदि किसी जिले में जो किसी डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध या किसी जांच या विचारण के दौरान जो है कोई एविडेंस ऐसा प्रतीत होता है, उसको लगता है कि जो है इसके आधार पर जो कोई प्रिजम्पशन की जा सकती है, तो उसमें 2-3 कंडीशन है। वो क्या कहता है, देखिए पहला, उस मामले का विचारण करने या विचारण सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं, या तो उसके पास जो है उस मामले का जो है ट्रायल करने की शक्ति नहीं है। सेकंड कहता है मामला ऐसा है जिसे जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट को विचारित या विचाराधीन सुपुर्द किया जाना चाहिए। इट मींस मैटर ऐसा है कि जो उसकी जुरिडिक्शन में बनता ही नहीं है, वो किसी अनदर मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में बनता है, तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा। थर्ड कहता है मामले का विचारण सीजीएम द्वारा किया जाना चाहिए। यदि उसको लगता है कि इस मैटर का जो है ट्रायल किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ऑनरेबल सीजीएम के द्वारा किया जाना चाहिए, तो वो जो है उसको सीजीएम को रेफर कर देगा। ठीक है, या तो अगर उसको लगता है कि वो खुद कर सकता है और उसके पास जुरिडिक्शन है तो वो खुद कर लेगा, अदरवाइज उसको ये लगता है कि मेरे पास जो है इसकी पर्याप्त पावर्स नहीं है, तो किसी और को भेज देगा। जुरिडिक्शन नहीं है, तब जुरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा। और यदि उसको लगता है कि सीजीएम के द्वारा किए जाने चाहिए, तो वो सीजीएम को भेज देगा। तो ये 3 चीजें कहता है। उसके बाद कहता है कार्रवाई को रोक देगा और मामले की संक्षिप्त रिपोर्ट सहित मामले का स्वरूप स्पष्ट किया है सीजीएम को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायाधीश को निर्देश भेज देगा। वही कहता है जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद सेकंड कहता है यदि वह मजिस्ट्रेट जिसे मामला भेजा गया है ऐसा करने के लिए सशक्त है, तो वह उस मामले का विचारण स्वयं कर सकता है और अधीनस्थ अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है कि वह व्यक्ति को विचारणार्थ
सुपुर्द कर सकता है। इट मीन्स जिस भी मजिस्ट्रेट को जो है, मान लीजिए ए मजिस्ट्रेट ने जो है कोई एविडेंस लिया और उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास जो इसकी ट्रायल करने की पावर नहीं है, बी कोर्ट के पास है, तो बी कोर्ट क्या कर सकती है, और यदि बी कोर्ट जो है कंप्लेंट है उसके लिए, तो बी कोर्ट स्वयं जो होगी उसका क्या कर सकती है, ट्रायल कर सकती है और उसको कन्विक्ट कर सकती है या फिर एक्यूटल कर सकती है, जो भी डिसीजन हो, कुल मिलाकर ट्रायल कर सकती है। उसके बाद कहता है प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि सुपुर्द किया जाना चाहिए। तो ये देखिए इसमें यही है कि जब भी मजिस्ट्रेट को पता चले, मान लीजिए स्टार्टिंग में मजिस्ट्रेट को नहीं पता चला कि ये जो है किसके द्वारा ट्रायल है और उसने जो है सुनना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि नहीं यार ये मैटर जो है ये तो मेरे द्वारा सुनने लायक है ही नहीं, ये तो कोर्ट ऑफ सेशन को सुनने लायक है, तो ये क्या करेगा, उसको कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देगा जब भी उसको पता चले, उसी डेट उसी दिन। ऐसा नहीं है कि पता आज चला है और मतलब पता चला गया स्टार्टिंग में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज गई, उसने एविडेंस करवा दिया पूरी जजमेंट के टाइम पर जो उसको भेज दिया, ऐसा नहीं है। जिस डेट को उसको पता चलेगा उसी डेट को वो उसको भेज देगा। उसके बाद 363 आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है 364। 364 कहता है प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। देखिए इसमें इतना ही है कि जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, जब किसी भी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि मेरे पास पावर्स नहीं है लेकिन उसको पता है कि जो अपराध किया है इसको दंड देना चाहिए, तो वो क्या कर देगा, जिसके पास पावर्स है इट मीन सीजीएम को जो है उसको ट्रांसफर कर देगा और उसको जो है पनिशेबल करवा सकता है, उसको पनिशमेंट दिला सकता है। एक से ज्यादा एक्यूजन तब मजिस्ट्रेट जो धारा 1 के दिन कार्रवाई जरूरी समझे तो उसे सीजीएम को भेज देगा। सीजी का एग्जामिन कर सकता है, विटनेस दोबारा बुला सकता है, जैसा भी वो निर्णय दे। इट मीन कुछ नहीं है, यदि उसके पास पावर नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उसको सीजीएम को भेज देगा या फिर उसके पास भेज देगा जिसके पास उस ऑफेंस की उसको सजा देने की पावर है। ठीक है, उसके बाद 366 न्यायालयों का खुला होना। देखिए कोर्ट हमेशा ओपन होते हैं, याद रखिए 366, उसमें कोई भी आमजन जो है जाकर के कार्रवाई सुन सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे कि यदि कोई रेप रिलेटेड सेक्शन है तो उसमें आपको बंद कमरे में, यदि विटनेस जो यदि वो रेप विक्टिम आई हुई है तो आपको उसका एग्जामिन कैसे कर सकता है, बंद कमरे में करेंगे। और जो दूसरा अक्यूज्ड के सामने जो है उसको अपीयर नहीं करेंगे। जब जो कोर्ट में जाते हैं उनको पता होगी, कोर्ट में पॉक्सो के कोर्ट में आप जब भी जाओगे या रेप से रिलेटेड जितने भी कोर्ट ट्रायल करते हैं उनमें जो है एक पर्दा वगैरह रखा हुआ होता है ताकि जो है विक्टिम जो है उसके सामने ना आ जाए और ताकि उसको फियर या डर ना लगे, एक तरीके से डर ही होता है। ठीक है, तो आज जो है हमने सेक्शन नंबर 366 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। 366 तक आप ज़्यादा कोई वो नहीं है इसमें, आप लोग एक बार पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इसका जो सेकंड है 366 का सेकंड, वो कहता है कि जो जिसको रेप रिलेटेड जितने भी सेक्शन होंगे वो ट्रायल बंद कमरे में किया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या कहता है, ये कहता है कि परंतु पीठासीन न्यायाधीश यदि वह ठीक समझता है तो, या दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस कमरे में भवन में जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है प्रवेश करने या होने की आज्ञा दे सकता है। आप लोग पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और सेक्शन उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 27। चैप्टर नंबर 27 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आपको सेक्शन सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन सेक्शन याद रखना, बाकी वही है, कुछ नहीं है इसमें से, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सेक्शन लेकिन आप लोगों को याद रखने, भूलने नहीं है। उसके बाद में जो है चैप्टर 27 को आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 28 प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन इसको सेक्शन नंबर 379 जो है सेक्शन 379 380 80 को पढ़ लेना। 81 को सिर्फ सेक्शन सेक्शन याद रखना, 82 का सेक्शन। उसके बाद 83 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, 84 चलो मैं इनको बाद में पढ़ा दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना यदि बच जाए तो। 84 है, 84 को आप लोग देख लेना एक बार। 85 छोड़ दो, इनको कुछ नहीं है। 86 को कर लेना। ठीक है, रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझे जाएंगे। 87 है, 387 माफी
मांगने पर आपराधिक उन्मोचन, यदि कोई, ये ज़्यादातर तब होता है, ये किस में, मानहानि के केस में होता है या फिर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कंडीशन में जो है ये सेक्शन अप्लाई होता है। यदि कोई जो है उसकी माफ़ी माँग लेता है कोर्ट से, किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और कोई माफ़ी माँगता है तो उसको कोर्ट जो है डिस्चार्ज कर देगी, ये कहता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 388, इसमें 7 डेज़ का एक पनिशमेंट का प्रोविज़न है, वो याद रखना। 389, 390, 91, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 29, ठीक है। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 29, ठीक है। आज के लिए जो है हमने चैप्टर नंबर 26 जो है कंप्लीट कर लिया है, और मैंने आपसे कहा ही था कि कुछ सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 29 कल मैं दूसरा मार्कर भी ले आऊंगा, आप डोंट वेरी रहे। चैप्टर नंबर 29 हम कल से स्टार्ट करेंगे। निर्णय, जजमेंट, इसमें बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा। और टेंशन ना ले, कल मैं भी इसकी पूरी तैयारी करके आऊँगा आप लोगों के लिए। कुछ केस लॉज़ हैं इसमें जो लिखवाने हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट है जो बताऊँगा आपको उसी समय। बड़ा मज़ा आता है कुल मिलाकर इस चैप्टर जब आप पढ़ते हो। इसमें प्रोबेशन वगैरह और जो है एडमोनिशन वगैरह के भी प्रोविज़न है, जो कि 400 कितने से 392 से स्टार्ट होकर के कितने तक है, 406 तक है, ठीक है। 400, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 30। चैप्टर नंबर 30 भी करेंगे, चैप्टर नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 31, 32, इसके बाद यदि हम करेंगे ना तो ऑनर्स 392 से लेकर के हम जो करेंगे वो करेंगे हम 490 तक, ठीक है, 490। उसके बाद में आप लोग खुद जो है करेंगे उस चीज़ को। उसके बाद में हमारी जो है बीएनएसएस सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम उसके बाद में इसके जगह पर जो है क्या करेंगे, बीएसए की एक नई सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे, या फिर लिमिटेशन एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों में से जो भी बेटर होगा उसको जो है हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग बता देना कमेंट करके जो भी आप लोगों को करवाना हो। ये कुछ ही दिन की क्लास है, कल शनिवार और संडे है, तो मैं 2-4 क्लास तो कल ही रिकॉर्ड कर दूंगा और उनको अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है वीडियो बनाने में थोड़ा हमें भी ये लगे कि हाँ चलो हमें भी कोई देख रहा है। अभी तक जो है जो लोग वीडियो देखते हैं उनमें से 60% लोग जो होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी कोई वीडियो आती है तो आप लोगों को पता नहीं चल पाता उसका कि क्या है क्या नहीं है, कब आई कब नहीं। फिर आप लोग बोलते हो कि हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या रह गया, ठीक है। तो अब कुछ दिनों में जो है एक बार देखूंगा लाइव स्टार्ट करके, यदि आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो क्लासेस को लाइव भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप फाइनली आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 26 कंप्लीट हो गया है। कल हम जो है चैप्टर नंबर 29 जजमेंट को स्टार्ट करेंगे 392 से, और जो है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही दिन में। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।